यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी? यस स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ पार पब्लिक स्कूल। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट applications of potentiometer. As yesterday we had done theoretical portion and concepts of the potentiometer, so today we will start applications of potentiometer, and this is very important topic as I have mentioned here. Okay, now we will discuss about two applications of the potentiometer. एक application में बेटा comparison होगा cells के EMF का, ठीक है, और एक एप्लीकेशन में we will find out internal resistance of cell, means small r, not capital R, small r we will find. So we have total two applications of the potentiometer, and let's come start applications. Okay, so start from the first application. Yes, now there is the first application, comparison of EMF of the cell. मैं तुम्हें EMF बता चुका हूं। EMF क्या होता है? EMF का मतलब होता है बेटा कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट का मतलब समझ ही रहे हो तुम कि कंप्लीट सर्किट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं तुम्हें, कि इसके अंदर सेल भी इंक्लूड होता है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाती है। अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, V की बात करेंगे, तो V में कंप्लीट सेल इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन तुम अपना साइड में लिख के रख सकते हो नोट करके कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक है। इफ I इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू V, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ये तुम साइड में लिख के रख सकते हो, ये इक्वेशन। सेल के चैप्टर में मैंने ये इक्वेशन तुमसे बताई थी। तो बेटा यहाँ पर चेक करते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पर दो सेल का कंपैरिजन है, तो मैंने यहाँ पे दो सेल बना लिए, ठीक है। ये टू वे की लगी हुई है, लेकिन ध्यान देना कि मैंने ये वाले को मानता हूं कि K1, ये वाली की को मानता हूं K2। K1 को तो मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन K2 को भी क्लोज नहीं किया, ये स्टिल ओपन है। अगर K2 मेरी ओपन है तो इसका मतलब क्या है बेटा, K2 मेरी अभी तक ओपन है, तो दैट मींस ये वाला जो सेल है ये मेरे सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर ये सर्किट में इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये वाले की को तुमने क्लोज किया है, तो ये वाला सेल इंक्लूड हो गया सर्किट में। तुमने जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट किया, जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड करना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको तुम बोलोगे नल पॉइंट, और वो नल पॉइंट का मतलब होगा कि वहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आनी हो गई है बंद। गैल्वेनोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब तुम समझ सकते हो, कल भी मैंने तुम्हें समझाया था कि इस बैटरी में से और इस बैटरी का दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, करंट आना बंद हो गया, ठीक है। तो उसको हमने नल पॉइंट बोल दिया। अब जरूरी नहीं है कि इस बैटरी का सारा पोटेंशियल यूज हो रहा है। इस बैटरी का सारा पोटेंशियल तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, उसमें से थोड़ा सा तुमने यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? इस बैटरी का पोटेंशियल इस ईएमएफ के इक्वल, जितना इसका ईएमएफ होगा उतना ही ईएमएफ तुमने इसमें से यूज करा। जब दोनों का ईएमएफ इक्वल हो गया तो उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आनी बंद हो गई और वो तुम्हें नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग लिख लो इसकी। वर्किंग में लिखो व्हेन K1 is closed but K2 is open. When K1 is closed and K2 is open, then EMF of cell 1, तो कितना EMF होगा? तो यहां पर लिखते हैं एज वी नो। क्या जानते हो बेटा तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जानते हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय L, ये तुमको पता है, ठीक है। और ये वाला सेल तो इंक्लूड है ही नहीं सर्किट में, ये वाला सेल इंक्लूड हो रहा है। अगर ये वाला सेल इंक्लूड है सर्किट में और तुमने धीरे धीरे जॉकी को स्लाइड किया इस वायर के ऊपर, ये कौन सी वायर है? दिस इज द रेजिस्टेंस वायर। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द रेजिस्टेंस वायर। ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। इसके ऊपर तुमने धीरे धीरे जॉकी को स्लाइड किया
तो एक लेंथ L1 पर, L1 क्यों लिखा है क्योंकि सेल 1 की बात हो रही है ना, ये सेल 2 है, तो सेल 1 के लिए सेल 2 तो भी इंक्लूड ही नहीं है हमारा, तो सेल 1 के लिए लेंथ 1 पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेनी बंद कर देता है। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेनी बंद कर देता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहां से मैं निकालूंगा V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट? इसका मतलब है पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर लेंथ। ये भी लिख सकते हो और करके लिख सकते हो पोटेंशियल ऑफ 1 मीटर लेंथ, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ, या फिर मैंने लिख दिया पोटेंशियल ऑफ 1 मीटर लेंथ। क्लियर हो रहा होगा ना ये? अगर तुम्हें 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल पता है तो जितनी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी लेंथ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। मैं कहता हूं 1 मीटर लेंथ में पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो 5 मीटर लेंथ में कितना होगा? 25 वोल्ट। तो वही काम मैंने यहां पर किया बेटा, पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल 1 मीटर लेंथ को पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मीटर लेंथ के पोटेंशियल को, 1 मीटर लेंथ के पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं 1 मीटर लेंथ के पोटेंशियल को? तो आंसर है रो से, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल, उसको जब पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी लेंथ का पोटेंशियल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला पोटेंशियल निकालना था, तो ये वाला पोटेंशियल कैसे मिला तुम्हें? V इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। तो यहां पर मिल गया V इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ। तो अब मेरे को एक और पॉइंट समझ में आता है यहां पर, यहां तक लिख लो बेटा, फिर मेरे को आगे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, या मैं यहां पे कर देता हूं, इसके बाद यहां पर आ जाओ। चलिए बेटा स्टार्ट करिए। अब इसके बाद मैं यहां पर आ रहा हूं, ये बेटा मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं अभी के अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हम यहां पर लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट लिखूंगा बेटा इसके बाद में, as we know, अब यहां से लिखना बेटा इसके बाद, as we know at L1 we got null point, that is I is equal to 0, then V is equal to E। एक छोटी सी लाइन लिख दी है मैंने यहाँ पर, क्या लाइन लिखी है बेटा ध्यान से देखो, क्या हम as we know at L1 we got null point, क्या था, जैसा हम जानते हैं कि L1 लेंथ पर हमें नल पॉइंट मिल जाता है। सेल 1 की बात कर रहा हूँ, सेल 2 की बात नहीं कर रहा। नल पॉइंट मिल गया L1 पर, तो उस केस में क्या होगा? करंट हो जाएगा 0। करंट 0 होने का मतलब क्या होगा? तुम V को E लिख सकते हो। अगर तुम V को E लिख सकते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? तो यहाँ पर अब इसके बाद मैं कहाँ लिखूं, जगह ही खत्म हो गई है, यहाँ पर आ जाओ। तो इसके बाद देखो बेटा मैं वहां पे लिख रहा हूं, अब देन V इज इक्वल टू E, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे कर लो बेटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो लिखो देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू रो L। तो फॉर सेल 1, फॉर सेल फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू रो L1। ये तो सेल फर्स्ट का तो EMF निकल गया, हमें तो कंपैरिजन करना है, अभी सेल 2 का भी निकालना पड़ेगा, सेकंड सेल का EMF भी निकालना पड़ेगा, सेम सिमिलर। पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं सारा रफ कर दूंगा, ठीक है। यहां तक लिख लो, क्लियर है ना सब? तो ये लिखो, फिर ये वाला पोर्शन लिखो, उसमें मैंने तुम्हें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है हमने, तो L1 लेंथ के ऊपर वो नल पॉइंट मिल जाता है तुम्हें, तो V को E लिख सकते हो। इस V को मैंने E लिख दिया तो EMF निकल जाएगा। अगर तुम करंट 0 कर रहे हो तो दैट मींस यू कैन कैलकुलेट EMF। अगर तुम किसी कारण से करंट को 0 नहीं कर पाते तो फिर E नहीं लिख सकते, फिर V लिखना पड़ेगा।
तो इन चीजों का ध्यान रखना। पोटेंशियोमीटर ई को कैलकुलेट क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नल पॉइंट आ जाता है और करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टमीटर से नहीं कर सकते। यहां तक हो गया। फिर सेल 1 के लिए मैंने लिखा E1 ρ L1। चलिए अब सेल 2 की बात करेंगे बेटा। सेल 2 के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सेल 2 में क्या करना है ध्यान रखेंगे। सेल 2 में अब ये वाले सेल को ओपन कर देना है, इस वाले सेल को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो वर्किंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वर्किंग में क्या चेंज आ जाएगा बेटा, रुकूं या करता रहूं? यहां तक कर लिया तुमने, कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा। तो अब देखो कंपैरिजन हो रहा है यहां। वर्किंग में क्या होगा, व्हेन K1 is open, when K1 is open, K2 is closed, then EMF of cell 2, ठीक है। तो सेल 2 का EMF क्या हो जाएगा, और यहां पर एक और पॉइंट लिख देते हैं, ये मैं सारा हटा रहा हूं। यहां पर पॉइंट लिखो बेटा, सेल 2 का पॉइंट क्या लिखोगे, इन सेल 2 वी गॉट नल पॉइंट एट L2। L2 लेंथ पर तुम्हें नल पॉइंट मिलता है। ये वाली लेंथ मान लो कितनी है, L2। ये तुम्हें कब मिला नल पॉइंट, जब तुमने इस वाले सेल को कनेक्ट किया, सेल 2 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हें L2 पे नल पॉइंट मिलेगा। तो आगे तो सब कुछ क्लियर है ना तुम्हें। एज वी नो in cell 2 we got null point at 2, that is I is equal to 0, ठीक है। करंट 0 हो जाएगा as we know। तो क्या हो जाएगा बेटा, E is as we know, यहां पर ये लिख लो, then V is equal to E। तो तुम लिख सकते हो कि अगर करंट 0 है तो क्या लिख सकते हो, V is equal to E लिख सकते हो। और as we know E2 is equal to rho L2। तो ये आ गया बेटा EMF ऑफ सेकंड सेल, ये आ गया EMF ऑफ फर्स्ट सेल। अब दोनों का EMF तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब तो इनको सिर्फ कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन तो किया जा सकता है। तो नाउ कंपैरिजन, अब यहां पे तुम कंपैरिजन करोगे। नाउ कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन होगा, अब दोनों सेल आ गए हैं तुम्हारे पास, दोनों का EMF मिल गया। दिस इज द EMF of cell 2, this is EMF of cell 1। लो जी, सेल 2 का भी EMF मिल गया, सेल 1 का भी EMF मिल गया। सिर्फ कंपैरिजन करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो बेटा, मैसेज कर सकते हो। ये क्लियर है? ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि हमने सेल का पोटेंशियल कैसे निकालना। हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता था, और पोटेंशियल ग्रेडियंट या तो तुम्हें बेटा ये भी सुन लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे सॉल्व होता है। या तो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो तुम टोटल वोल्टेज को, जो सोर्स की वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना। टोटल वोल्टेज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना, तो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है ना, ρ इज इक्वल टू V/L, ठीक है। तो तुम्हें टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो 1 मीटर का अगर तुम्हें पोटेंशियल मिल जाएगा तो L1 में कितना पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई कर दोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को L1 से, तो तुम्हें इस सेल का EMF मिल जाएगा, ठीक है। L2 में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इतनी लेंथ में कितना पोटेंशियल है, सॉरी, तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका EMF मिल जाएगा। तो मैंने बेटा एक पॉइंट बताना मुझे कि इस लेंथ के पोटेंशियल को मैंने इसके इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पर ध्यान से सुनना अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ। मैंने इस लेंथ के पोटेंशियल को, देखो टोटल लेंथ का तो पोटेंशियल कितना है, इस A से लेकर इस B तक का जो पोटेंशियल है वो है ये, लेकिन इस लेंथ से लेकर यहां तक का पोटेंशियल कितना है, A से लेकर मान लो ये C पॉइंट था, ये C डैश है, तो A से C डैश तक का पोटेंशियल कितना है,
पूरा पोटेंशियल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इसका है, तो मुझे नहीं पता कितना पोटेंशियल है। मैंने यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, मैंने जॉकी को स्लाइड किया, जब जॉकी यहाँ पहुंचती है L2 लेंथ पर आती है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर देता है। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर देता है तो ये बात क्लियर है कि इस टाइम इस बैटरी में से उतना ही पोटेंशियल खींचा जा रहा है जितना पोटेंशियल इसमें है। तो इस सेल का और इस सेल का दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो ये बात हमें समझ आ जाती है। कैसे समझ आ जाती है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब जोन सा सेल तुमने कनेक्ट किया हुआ है उस सेल का पोटेंशियल और इस बैटरी में से उतना ही पोटेंशियल खींचा जा रहा है और दोनों का पोटेंशियल इक्वल होने के कारण करंट फ्लो नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, सर्किट में करंट हो गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं इसका पोटेंशियल तो जानता ही नहीं, इसका ईएमएफ तो मुझे पता ही नहीं कितना है, तो मैं ऊपर वाला ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये L2 लेंथ में कितना पोटेंशियल है। ये कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि तुम्हें 1 मीटर लेंथ का पोटेंशियल पता है, मतलब तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है। अगर तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो ऊपर वाले सर्किट की लेंथ L2 में कितना पोटेंशियल है निकाल दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट से इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल। तुम्हें कितनी लेंथ में पोटेंशियल चाहिए उस लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो पोटेंशियल तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इस बैटरी में से इतनी लेंथ तक कितना पोटेंशियल खींचा जा रहा है वो तुम्हें पता चल जाएगा, और वो जो पोटेंशियल होगा वो तुम समझ जाओगे कि इसका ईएमएफ भी उतना ही है क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ईएमएफ की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसको ईएमएफ क्यों बोल रहा हूं, पोटेंशियल क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि बेटा करंट 0 है तो मैं E को V बोल सकता हूं, V को E बोल सकता हूं, इसलिए मैं इसको ईएमएफ बोल रहा हूं। तो सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में E1 by E2 करना होता है, तो लो जी कंपैरिजन करते हैं। यहां पर यहीं पे कर देते हैं। अब फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, कंपैरिजन लिख लेना ना, नाउ कंपैरिजन E1 by E2 ये कंपैरिजन है। तो रो L1 डिवाइडेड बाय रो L2, रो से रो कैंसिल हो गया, तो E1 किसके बराबर हो गया? L1 के बराबर, और E2 किसके बराबर हो गया? L2 के बराबर। लो जी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ। जिनका तुम्हें कंपैरिजन करना होता है, पहले एक सेल को कनेक्ट करके ईएमएफ निकाल दो, फिर दूसरे सेल को कनेक्ट करके ईएमएफ निकाल दो, और ईएमएफ निकालना इतना आसान है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ इस लेंथ को, जितनी लेंथ पर तुम्हें नल पॉइंट मिलता है। ठीक है, फिर दोनों को डिवाइड करके कंपैरिजन निकाल लो, तो रो से रो पोटेंशियल ग्रेडियंट से पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल हो जाएगा, L1 by L2 आ जाएगा। E1 किसके बराबर आएगा? L1 के बराबर, और E2 किसके बराबर आएगा? L2 के बराबर। दैट इज वेरी सिंपल। अब ये L1 और L2 कहां से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा? यहां पर स्केल लगा होता है, कल मैंने बताया था ना, नीचे स्केल लगा होता है, तो लेंथ तुम वहां उस स्केल से देख सकते हो कि तुमने कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, जो कि कितना स्लाइड किया तुमने, स्केल से तुम्हें लेंथ पता चल जाएगी। L1 L2 तुम निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर ये 100 मीटर की है तो भी निकाल सकते हो, मतलब इसको तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दैट वाज योर फर्स्ट एप्लीकेशन।